नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 में संकलित पाठ बस की यात्रा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए बच्चों, पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई। होशंगाबाद और जबलपुर दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे। व्यंग के माध्यम से इन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित किया, यानी लोगों को समस्याओं की ओर अवगत कराया। तो आइए इस पाठ में हम जानते हैं कि लेखक ने किस समस्या की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। पाठ परिचय। लेखक इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभवों का बखान करते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, यानी उन्होंने अपने जो खुद अनुभव प्राप्त किए उनके बारे में बता रहे हैं, जो कि इन्होंने टाइटल दिया, शीर्षक दिया बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। यानी जब यात्रा कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां हुई। परेशानियों का कारण था बस की बुरी हालत। तो जो हालत बस की थी उसकी वजह से लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, वही उन्होंने इस बस की यात्रा में बताया है। एक बार बस से पन्ना जा रहे थे, तो जो बस थी वो बहुत पुरानी थी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बस कैसी थी। इसमें सफर करते समय क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी आदि का उन्होंने वर्णन किया है। और इसके माध्यम से उन्होंने हमारी परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत यानी बुरी हालत पर व्यंग किया है कि हमारी बसों की, परिवहन निगम की जो बसें होती है उनकी कितनी बुरी हालत होती है और उससे यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते, यानी उनका मेंटेनेंस नहीं रखते, और इससे यात्रियों को हमेशा अपनी जान का भय बना रहता है। तो आइए अब हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं। लेखक बताते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यानी लेखक के साथ उनके मित्र थे, 4 मित्र और थे, एक लेखक खुद थे। तो 5 मित्रों ने बस से यात्रा करने का एक कोई प्लान बनाया। तो लेखक पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, ऐसा बता रहे हैं। तो लेखक और उनके मित्र यात्रा के लिए तैयार होते हैं और वो प्लान करते हैं कि सुबह घर पहुंच जाएंगे इस तरह यात्रा करके। लेखक आगे बताते हैं कि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों में से किसी 2 को सुबह अपने ऑफिस जाना था, काम धंधे पर जाना था, इसलिए उन्हें लगा कि यही रास्ता ज्यादा उचित होगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लेखकों ने पूछा और उनके मित्रों ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, बस डाकिन है। तो मतलब यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि ऐसा क्यों कहा कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें अनुभव था कि बस बहुत खटारा है और इससे यात्रा करने से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लेखक ने पूछा कि ये क्या डाकिन है, ये बस क्या डाकू रास्ते में मिलते हैं जो इस बस से यात्रा करने में हमें रात को तकलीफ होगी। तो बताते हैं कि नहीं, ये बस ही डाकिन है। डाकिन होती है मतलब जो खतरा का सूचक होता है डाकिन। तो उन्हें लगा कि ये बस डाकिन का रूप हो सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक आगे बताते हैं कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी उन पर बस की स्थिति पर व्यंग करते हैं। खूब वयोवृद्ध थी। आगे लेखक बस का
की अवस्था का वर्णन करते हैं कि बस खूब वयोवृद्ध थी, यानी काफी पुरानी हो चुकी थी। वयोवृद्ध, वृद्ध होते हैं बुजुर्ग, और वयोवृद्ध यानी जिनकी अवस्था अधिक हो जाती है, यानी बुजुर्ग में भी जो ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं वयोवृद्ध। तो यहाँ पर बस की स्थिति यानी पुरानी तो थी ही, बहुत अधिक पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर लेखक व्यंग करते हैं कि शायद लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते होंगे कि यह बहुत पुरानी है। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करते हैं कि इतनी पुरानी बस है, इसे तो कहीं एक जगह खड़ा कर देना चाहिए, इसे सवारी के काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम बुजुर्ग लोगों को घर में काम नहीं करवाते, उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, इसी प्रकार लेखक यहाँ पर बस के ऊपर व्यंग कर रहा है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? लेखक प्रश्न करते हैं, हाँ जी, और कैसे चलेगी? फिर जो बस के हिस्सेदार साहब कहते हैं कि चलेगी, अपने आप चलती है बस। तो मतलब लेखक को बस की स्थिति देखकर लगा कि ये बस नहीं चलती होगी, और हिस्सेदार साहब ने अति आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि यह बस चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यहाँ पर लेखक को लगता है कि ऐसी स्थिति वाली बस भी अपने आप चल सकती है क्या? लेखक के मन में बार बार ऐसे सवाल आ रहे थे। हम आगा पीछा करने लगे, यानी यहाँ पर आगा पीछा होता है मुहावरा, जिसका अर्थ होता है हिचकिचाना या संकोच करना। तो लेखक को संकोच होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। उन मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा विश्वसनीय है, यानी जो हमने इसमें यात्रा कर रखी है तो ये बहुत विश्वसनीय है, हमने इससे अच्छे से यात्राओं का आनंद लिया, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी इसमें हमें सफर करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी कारण। यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें जो छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अब हम वापस शायद लौटकर ना आए, तो उन्होंने आगे कहा है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी उनका इशारा जन्म और मृत्यु से संबंधित, कि शायद उन्हें लग रहा था कि इस बस से यात्रा करने से अब हम नहीं बच पाएंगे। तो कहते हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है संसार में, अब मृत्यु का कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पर कारण क्या बन रही है? बस बन रही है, इस बस की यात्रा बन रही है। तो लेखक के साथ जो उन्हें विदा करने आए थे वो इस तरह के कयास या अनुमान लगा रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब आगे फिर प्रश्न बनता है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है। जब इंजन स्टार्ट होता है, चालू होता है, तो उसमें कंपन होता है, और यहाँ तो पूरी बस में ही कंपन हो रहा था। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। आगे लेखक बस की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो बस में खिड़कियों में कांच लगे रहते हैं वो बहुत कम थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी कुछ शीशे टूटे हुए थे और कुछ बच रहे थे। तो टूटे फूटे शीशों से लेखक और उनके मित्रों को भय था कि शायद उनके शरीर में वो कांच के टुकड़े लग सकते हैं। इसलिए लेखक बताते हैं कि हमें उनसे बचने का प्रयास करना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि सीट के नीचे भी बहुत तेज कंपन हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। आगे लेखक जब यात्रा करते हैं तो उस समय बताते हैं कि बस चल रही थी,
तो चलते वक्त बस की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी बस का इंजन, बस की सीटें, बस के टायर, सबकी स्थिति अनुकूल नहीं थी। तो लेखक को ऐसे लग रहा है कि मानो इस बस को उस समय का अनुभव हो जब गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। असहयोग यानी सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था, इस तरह उन्हें परास्त किया था, अहिंसा का मार्ग अपनाया था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी उनसे लड़ाई नहीं करी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया विनय पूर्वक। तो यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हैं कि ऐसे लगता है कि उनसे शिक्षा ली है इस बस ने। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी बस के जो जितने भी भाग थे, पार्ट थे, वो आपस में एक साथ सहयोग करके नहीं चल रहे थे। बस की स्थिति बहुत खराब थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजार रही थी, यानी बस की ऐसी स्थिति थी कि सब आपस में सहयोग नहीं कर रहे थे। जितने भी उसके पार्ट थे, स्टीयरिंग है, टायर है, सीटें हैं, इंजन है, बस की स्थिति बहुत खराब थी। जब ये सब पार्ट्स एक साथ काम करते हैं तभी बस सुचारू चलती है। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि सही तरीके से काम नहीं कर रही थी सब चीजें। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आगे लेखक फिर व्यंग करते हैं कि बस की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेखक सीट पे बैठे थे, सीट बार बार हिल रही थी, तो कभी लेखक को सीट से उठना पड़ता, कभी साइड में होना पड़ता। तो लेखक को ऐसे लग रहा था कि कभी तो ऐसे लग रहा था कि हम सीट पे बैठे हैं, कभी लग रहा था कि सीट हम पर बैठी, क्योंकि कभी कभी उनको सीट को संभालना पड़ता था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। आगे फिर घटना घटित हुई कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो उसने इस प्रकार उसमें पेट्रोल डालने का प्रयास किया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ लेखक फिर व्यंग करते हैं कि हिस्सेदार साहब इस प्रकार अपनी बस को संभाल कर रखते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चे को रखती है, और इतनी ही आत्मीयता है उनकी उस बस से। तो जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही वो उसे पेट्रोल पिला रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि पेट्रोल को इस प्रकार डाल रहे थे कि जैसे स्थिति बहुत ही खराब हो। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब लेखक ने जब 15-20 मील की यात्रा हो गई तो लेखक ने देखा कि स्थिति सही नहीं है। लेखक को बस की सभी परिस्थितियों के बारे में पता चल गया। उन्हें लगा कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन बाहर जब प्रकृति के दृश्य थे वो बड़े ही लुभावने यानी सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यहाँ फिर एक प्रश्न बनता है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टीयरिंग टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। तो उन्हें लगा कि अगर ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग अपने सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो बस काबू में नहीं होगी और वो किसी भी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी। इस प्रकार उनकी दुर्घटना हो सकती है। तो लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जैसे ही आगे कोई झील आती तो उन्हें लगता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी, यानी इसमें डुबकी लगा जाएगी।
एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब बस वापस रुक गई तो लेखक ने बताया कि ड्राइवर ने अनेक तरीके से उसे चलाने का प्रयास किया लेकिन बस नहीं चल रही थी। तो लेखक को लगा कि अब तो बस ने सविना अवज्ञा आंदोलन शुरू कर ही दिया, क्योंकि अब वो किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर हिस्सेदार साहब को अभी भी बस के ऊपर पूरा भरोसा था। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करते हैं कि बस ऐसे लग रही थी कि कोई वृद्धा बुजुर्ग महिला थक कर बैठ गई है और लेखक को अंदर ही अंदर ग्लानि यानी पश्चाताप हो रहा था मन में कि हम इस पर बैठकर आए हैं और लग रहा है कि अगर ये मर गई, अभी प्राणांत यानी इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान जंगल में, बियाबान यानी सुनसान जंगल में जहां कोई भी नहीं रहता हो, एकदम उजाड़ खंड, वहां पर हमें इसकी अंत्येष्टि यानी मृत कर्म, दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब इंजन को हिस्सेदार साहब ने खोला, कुछ सुधारा, फिर इस प्रकार बस थोड़ी सी चली, लेकिन जो चाल थी उसकी वह बहुत ही कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की स्थिति खराब हो गई, उसकी हेडलाइट्स खराब हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जो हेडलाइट्स थी वो खराब हो चुकी थी, तो ऐसे लग रहा था कि मानो वह चांदनी रात में अपना रास्ता टटोलकर आगे बढ़ रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी जब कोई नई बस आती या कोई नया संसाधन आता तो वह बस एक तरफ किनारे पे खड़ी हो जाती और ऐसे लगता कि मानो वो कह रही है कि बेटी तुम निकल जाओ, तुम जवान हो, मैं वृद्ध हो गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यहाँ पर लेखक ने फिर बस की स्थिति पर व्यंग किया है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। आगे फिर बस का टायर खराब हो गया, फिर बस रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की एक तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ पर फिर प्रश्न बनता है बच्चों कि लेखक ने हिस्सेदार साहब की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा। यहाँ पर इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव से देखा कि उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो इस बस को भी इतनी बहादुरी से चला रहा है। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक आगे फिर कहते हैं कि उत्सर्ग यानी त्याग, बलिदान की ऐसी भावना न के बराबर होती है। दुर्लभ यानी जिसके बराबर कोई न हो, बहुत कम। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक आगे बताते हैं कि ऐसे बहादुर इंसान को तो, जिसमें इतना साहस है, जिसमें इतने बलिदान की भावना है, उसे तो किसी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। यानी उसमें तो लीडरशिप है, तो उसे तो परिवर्तन के लिए, किसी क्रांति के लिए नेता के रूप में चुना जाना चाहिए। आगे बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते।
आगे लेखक बताते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती तो क्या होता? सब मर जाते, और मर जाते तो स्वर्ग में, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो स्वर्ग में जाते हैं उन्हें देवता बाहें पसार कर इंतजार करते हैं, आदर के साथ उन्हें ले जाते हैं। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि इस प्रकार हमारी मृत्यु हो जाती तो देवता भी हम पर व्यंग करते। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यात्रा पूरी नहीं होगी और पन्ना कैसे पहुंचेंगे वापस। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी अब उन्हें लग रहा था कि यात्रा में जीवन का कोई भरोसा नहीं है, शायद वो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, और उन्हें लग रहा था कि इस बस में ही उनके साथ कोई दुर्घटना घटेगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक बताते हैं कि अब हमने बस की सारी स्थिति के बारे में अच्छे से निष्कर्ष निकाल लिया कि बस की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमने वहीं अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताने का निश्चय किया और हंसी मजाक चालू कर दिया। धन्यवाद। आशा है आपको यह पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, पढ़ाई की चिंता से थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिली होगी और व्यंग के साथ कहानी को पढ़ने में बहुत ही हर्ष उल्लास की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद।